हेलो स्टूडेंट्स, बहुत चैप्टर हो गए हमारे लॉकडाउन के दौरान ही, इनकम टैक्स के भी और अकाउंट्स के भी। यानी अपना कोर्स उसी रफ्तार से चल रहा है। बस आप लोग थोड़ा होमवर्क स्पीड से करें तो मैं और फास्ट वीडियो बना के आपका फटाफट कोर्स करवा सकता हूं। एक बड़ा चैप्टर मैंने जानबूझ के रोक रखा था कि लॉकडाउन अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो लाइव क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है वो है ब्रांच अकाउंट्स। बट अब स्थितियां कुछ इस तरह से लग रही कि लॉकडाउन शायद और आगे बढ़े, तो इसलिए मैंने यहां स्टार्ट कर रहा हूं ब्रांच अकाउंट्स। बड़ा चैप्टर है, ज्यादा वीडियो बनेंगे, बट आप इसको थोड़ा स्पीड से अगर होमवर्क करेंगे तो हम जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो आपके नोट्स में 5th नंबर चैप्टर पर आए, ब्रांच अकाउंट्स। एक हमने पढ़ा था या तो डिपार्टमेंट, शायद आप लोग भूल गए होंगे, याद है? तो डिपार्टमेंट और ब्रांच में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है? डिपार्टमेंट में हमने देखा था डिपार्टमेंट अंडर वन रूफ डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, अलग अलग तरह की चीजें बेची जाती है लेकिन एक ही रूफ के नीचे, तो डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाता है। जैसे मॉल में जाते हैं इस तरह से। लेकिन ब्रांचेस क्या होती है? ब्रांचेस जियोग्राफिकली डिफरेंट एरिया में या डिफरेंट प्रेमाइसेस में खोली जाती है, ठीक है ना? अलग अलग एरिया में। जैसे एसबीआई की कितनी सारी ब्रांचेस है, बिजनेस वही है, वही सारे ट्रांजेक्शन है, लेकिन अलग अलग प्रेमाइसेस में। तो ब्रांचेस आप अलग अलग जगह खोल सकते हो, अलग अलग प्रेमाइसेस में। अब जब हेड ऑफिस ये जानना चाहे कि उन ब्रांचेस से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो बंद कर दो। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ब्रांच की इंडिविजुअल अकाउंटिंग करना पड़ेगी। हर ब्रांच की अलग अलग अकाउंटिंग करके चेक करना पड़ेगा कि इस ब्रांच से कितना प्रॉफिट, उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट, उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट, इस तरीके से। अगर वो ओवरऑल सबकी सेल लिख के, सबका प्रॉफिट लिख के कंसोलिडेटेड पीएनएल बना ले तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी तो आ जाएगी कंपनी की, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल पता नहीं लगेगा कि कौन सी ब्रांच अच्छा परफॉर्मेंस कर रही, कौन सी ब्रांच कम परफॉर्मेंस कर रही। तो ऐसा ही डिपार्टमेंटल स्टोर में हमने किया था, डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग पीएनएल बनाया था। ठीक वही कंसेप्ट यहां पर भी है, प्रॉफिटेबिलिटी टू बी असर्टेन ब्रांच वाइज। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, तो उतनी ब्रांचेस का अलग अलग प्रॉफिट असर्टेन करना है। ये हमारा टारगेट है। कैसे करना है वो मैं धीरे धीरे चैप्टर में बताऊंगा आपको। अब पहले समझ लेते हैं कि ब्रांचेस होती कितने तरह की है। तो आप देखें और इस पूरे चार्ट को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें। इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में लिख लें। ब्रांचेस, टाइप ऑफ ब्रांचेस 2 तरह की, इनलैंड ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच मतलब जहां पर बोथ हेड ऑफिस एंड ब्रांच सिचुएटेड इन सेम कंट्री, एक ही देश में हेड ऑफिस भी है, उसी देश में ब्रांच भी है, तो इनलैंड ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांच वेयर एचओ एंड ब्रांच सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, ब्रांच और एचओ अलग अलग कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल एचओ इंडिया में लेकिन ब्रांच आउटसाइड इंडिया में, नेपाल में मान लो, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, एचओ बाहर और ब्रांच इंडिया में, तो भी हम क्या कहेंगे? फॉरेन ब्रांच। ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने, सब तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। एचओ इंडिया में ब्रांच आउटसाइड है, या एचओ आउटसाइड और ब्रांच इंडिया में करेंगे। जैसे ही ऐसा हुआ फॉरेन वाली बात आएगी, ठीक है, या तो एचओ बाहर है या ब्रांच बाहर है, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि फॉरेन में करेंसी अलग चलती है, इंडिया में करेंसी अलग चलती है। तब ऐसी कंडीशन में हम हो सकता रुपीज में अकाउंटिंग करें, वो हो सकता है डॉलर में अकाउंटिंग करते हैं, या उल्टा। तो हमें AS11 अप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने? अप्लाई AS11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है वो इफेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है। वो फॉरेन करेंसी को ट्रांसलेट करते समय, यानी आप डॉलर को रुपीज में या रुपीज को डॉलर में जब कन्वर्ट करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। तो उससे रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो उसकी मदद लेना पड़ेगी हमको, वो अप्लाई करना पड़ेगा। और AS11 अप्लाई करेंगे फॉर कन्वर्सन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू करेंसी रिपोर्टेड बाय एचओ। एचओ जिस करेंसी में कर रहा होगा,
एचओ अगर डॉलर में कर रहा है तो हो सकता है मुझे रुपीज वाला ट्रायल बैलेंस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़े। एचओ कहां, ये इंपॉर्टेंट है। एचओ अगर अमेरिका में है और ब्रांच इंडिया में, तो इंडिया वाला बनाएगा रुपीज में और वहां बनाएगा डॉलर में, तो हमें रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ S11 के रूल्स लिखवाऊंगा मैं, एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 वैसे भी आपके कोर्स में है, तो उसका एक पार्ट में यहां समझाऊंगा, बड़े सबसे लास्ट में आएगा। पहले इधर चलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच नाम से क्लियर है, फुली डिपेंडेंट ऑन एचओ, 100% होली कंट्रोल फ्रॉम एचओ, पूरा कंट्रोल इनका एचओ पर रहता है। इनको बस जो एचओ इंस्ट्रक्शन देगा एग्जैक्टली वैसे के वैसे इंस्ट्रक्शन इनको फॉलो करना पड़ता है। और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में हालांकि एचओ का कंट्रोल तो रहेगा ही सही, बट कुछ फ्रीडम दी जाती है कि आप लोकल परचेज भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप वैसा भी कर सकते हो, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा डिफरेंस जो है, आप इनको समझेंगे तो ये कंट्रोल वर्ड से नहीं, आपके लिए सबसे बेस्ट ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एट एचओ, नॉट एट ब्रांच। पूरा कंप्लीट सेट जो होगा वो एचओ कुछ मेंटेन नहीं करेगा, एचओ सिंपल रजिस्टर मेंटेन करेगा कि सेल इतनी हुई और डेटर्स इतना लेना होगा। कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, डेबिट क्रेडिट वाले, तो ट्रायल बैलेंस बन नहीं सकता। तो यहां कभी आपको ट्रायल बैलेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि ब्रांच अपने लेवल पे कोई बुक्स नहीं बनाती। सारी बुक्स कौन बनाता है? मेंटेन एट एचओ, नॉट एट ब्रांच। जबकि इसमें क्या होता है, ब्रांच मेंटेन इट्स ओन कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पूरे अपने खुद के अकाउंट पूरे मेंटेन करते हैं खुद ही। एंड एट द ईयर एंड इट्स ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटेड इन एचओ बुक्स। इसका ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट मतलब मिला जाता है कहां पर? एचओ के बुक्स में। तो कंसोलिडेटेड ट्रायंगल बन जाता है ब्रांच और एचओ का मिलाकर। ठीक है, तो डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है, इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है और फॉरेन ब्रांच पढ़ना है। 3 कैटेगरी मेन हो गई ब्रांच की, आप ये समझ लीजिए। इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। ये चैप्टर 3 स्टेप में होगा, लेकिन उस 3 स्टेप में भी आगे स्टेप रहेगी। अब डिपेंडेंट ब्रांच में भी अकाउंटिंग करने की 3 मेथड है, डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड एंड स्टॉक डेटर मेथड। ठीक है, तो पहले मैं डेटर मेथड कराऊंगा, फिर फाइनल अकाउंट्स मेथड बताऊंगा, फिर स्टॉक डेटर मेथड, तब जाके हम इंडिपेंडेंट पे आएंगे और उसके बाद फॉरेन ब्रांच पे आएंगे। यानी 3 स्टेप इसकी, एक इसकी चौथी और एक 5वीं, 5 स्टेप, और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन। 6 स्टेप में चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इससे रिलेटेड। तो 6 स्टेप में से पहले स्टार्टिंग पर आते हैं हम। फर्स्ट डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग मेथड्स इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांच कराएंगे और मेनली एग्जाम में आते भी। डिपेंडेंट ब्रांच मेन है, बाकी सब रेयरली आते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग करने की 3 मेथड है, डेटर्स मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड एंड स्टॉक डेटर मेथड। डेटर मेथड में क्या होता है? अंडर दिस मेथड ब्रांच इज ट्रीटेड एज डेटर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इस पूरे में डिपेंडेंट ब्रांच में मैंने कहा सारे अकाउंटिंग कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा, ध्यान रखना। तो आप अपने आप को क्या समझो? आप हेड ऑफिस समझो। आपके लिए ब्रांच कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए आप उसको क्या मानो? डेटर। जैसे आप उसको गुड्स सेंड करोगे, यानी एक तरीके से आप मान लो सेल कर दिया, पैसा लेना है, उधार माल भेज दिया आपने एक तरीके, तो गुड्स सेंड को ही हम ये मान लेंगे गुड्स सेल जैसा, तो हमें पैसा लेना रहेगा ब्रांच से, या तो ब्रांच पैसा दे दे या फिर गुड्स वापस दे दे। तो हम ब्रांच को क्या मानेंगे? डेटर मानेंगे। इसलिए एचओ अपने बुक्स में क्या प्रिपेयर करता है? ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करता है। और ब्रांच को क्या माना है? डेटर। इसका मतलब कौन सा अकाउंट है? वो पर्सनल अकाउंट है। नेचर उसका क्या रहेगा? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वो कंसेप्ट लगा देंगे। जब जब ब्रांच रिसीवर होगा डेबिट कर देंगे, जब जब ब्रांच गिवर होगा क्रेडिट कर देंगे। ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए इसमें इनकम या एक्सपेंडिचर की बात नहीं करूंगा, ये पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट का नेचर आप जानते हैं। पर्सनल अकाउंट में जो पैसा हम किसी पर्सन से लेते हैं या देते हैं, या कोई गुड्स हम लेते हैं या देते हैं, बस उसी की एंट्री करते हैं। एक्सपेंडिचर या लॉस की एंट्री नहीं होती है। फिर भी प्रॉफिट असर्टेन हो जाएगा। यही तो खास बात है इस मेथड कि बनाएंगे पर्सनल अकाउंट लेकिन निकलेगा प्रॉफिट। यहां पर वही एज यूजुअल
फाइनल अकाउंट मतलब वही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम यहाँ ब्रांच ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना लेंगे टू अ सर्टेन प्रॉफिट। ये सबसे इजी रहेगा, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते वैसे। तीसरा रहेगा स्टॉक डेटर मेथड। दिस मेथड अप्लाई व्हेन HO वांट्स मोर कंट्रोल ओवर ब्रांच ऑपरेशन। डिपेंडेंट ब्रांच है, सारा कंट्रोल हमारा, लेकिन हम अगर इन दोनों मेथड से ज्यादा कंट्रोल, इन दोनों मेथड में एक एक अकाउंट ही बना, अगर हम एक एक ऑपरेशन की डिटेल अकाउंटिंग चाहते हैं ताकि हमें एक एक बात पता लगे, ओवर कंट्रोल ओवर ब्रांच ऑपरेशन, स्टॉक पे ज्यादा कंट्रोल हर मूवमेंट पे पता लगे, तो इस कंडीशन में स्टॉक डेटर मेथड का यूज होता है। इसमें बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी मेथड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे टफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात अगर कहीं है तो इस मेथड में। ये दोनों बहुत इजी मेथड है, ठीक है। तो अब सारी ब्रांचेस में से पहले हम डिपेंडेंट शुरू कर रहे हैं, और डिपेंडेंट में भी पहले शुरू कर रहा हूं मैं ये बना डेटर मेथड। पहले इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर इसके, फिर इसके। पहले इसके क्वेश्चन करवाने से पहले मैं इसका ब्रांच अकाउंट, एक ही अकाउंट मेन बनता है, दो सब्सिडियरी अकाउंट बनते हैं वो अलग है, वर्किंग नोट, मेन एक ही अकाउंट बनता है बस। तो मैं पहले इसका फॉर्मेट आपको लिखवा दूं, है ना, और साथ में जर्नल एंट्री समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हर क्वेश्चन के टॉप पर मुझे ये लिखा हुआ मिलना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का नाम दिया होगा, अगर मान लो लखनऊ ब्रांच, कानपुर ब्रांच, तो इसके आगे लिख देंगे लखनऊ ब्रांच अकाउंट। एक क्वेश्चन में दो ब्रांच अगर हुई मान लो, तो हम दो दो कॉलम बना लेंगे दोनों साइड, कानपुर का लखनऊ का, कानपुर का लखनऊ का। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में हम डबल कॉलम कर लेंगे, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट अगर दो हैं, तीन हैं, चार हैं, वैसे इतने नहीं आते, दो या तीन से ज्यादा नहीं आते, तो हम कॉलम बढ़ा लेंगे, एक के बाद एक बहुत सारे ब्रांच अकाउंट नहीं बनाएंगे, कॉलम फॉर्म में हम सारे ब्रांच एक साथ बनाएंगे। अब मैंने कहा आप अपने आप को HO समझो, ब्रांच आपके लिए एक पार्टी है, आप प्रैक्टिकल अप्रोच से करना, सोच के करना माइंड में कि आपका बिजनेस है, आपने एक ब्रांच खोली, ठीक है। तो मान लो आपने इंदौर में एक ब्रांच खोली, अब आप सबसे पहले क्या करोगे? तो नंबर एक, गुड्स सेंड करोगे। क्या ट्रांजैक्शन मेन होंगे आप जरा समझना, थोड़ा सोचना। और अगर पुरानी ब्रांच हुई, पुरानी ब्रांच अगर हुई, तो डेफिनेटली उस ब्रांच के पास पुराना स्टॉक पड़ा होगा, कुछ कैश पड़ा होगा, कोई फर्नीचर असेट्स पड़ी होगी, तो वो असेट भी आपकी है ना। आप मान लो ब्रांच बंद करना चाहते हो, हमें नहीं चलाना ब्रांच, तो वो सारी जितनी भी ओपनिंग असेट वो आपकी है ना। आपको ब्रांच से क्या है, लेना है, तो आपको ब्रांच से लेना है, ठीक है। तो किधर से स्टार्ट होना चाहिए? रिकवरेबल आइटम डेबिट साइड से, ऐसा सोच लो, या ऐसे सोच लो आप कि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये ब्रांच अकाउंट मतलब डेटर अकाउंट है, तो डेटर का अकाउंट आपने देखा होगा किधर से स्टार्ट होते हैं, डेबिट साइड से, ओपनिंग बैलेंस से, पिछला कुछ बकाया रह गया, तो इसमें हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग जो होगी ओपनिंग बैलेंस से होगी, बैलेंस BT। हमें ब्रांच से जो भी कुछ लेना है वो सारी चीजें हम लिख देंगे, क्या क्या लेना हो सकता है। तो ब्रांच के पास जो स्टॉक रखा हुआ है वो हमें लेना है, इसको हमें कॉस्ट प्राइस पे लिखना चाहिए। कौन सी प्राइस पे? कॉस्ट। ब्रांच के डेटर्स अगर हैं, तो ब्रांच के डेटर्स अगर है तो वो हमारे हैं, तो ब्रांच के डेटर मतलब ब्रांच ने जिन लोगों को क्रेडिट सेल की होगी उनसे पैसा रिकवर करेगी ब्रांच, तो ब्रांच भी रिकवर करके देगी तो हमें ना, तो वो हमारे लिए रिकवरेबल है। तो ब्रांच की सारी एसेट आपकी है, ब्रांच में जो जो को पड़ा हुआ वो सब आपका है, इसलिए आपके एसेट, इसलिए आप भी डेबिट कर लो। ब्रांच के पास कैश है, ब्रांच के पास पेटी कैश है, ब्रांच के पास फर्नीचर है, कंप्यूटर है, या और भी कोई एसेट होगी तो सारी इसी में आ गई। ब्रांच के कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो सारी चीजें लिख लो आप, ऑल एसेट्स। ध्यान, सबको इनर कॉलम में लिखना, बाहर एक ही अमाउंट, क्योंकि सही मायने में एंट्री तो ये है बैलेंस भी। अगर ये डायरेक्ट दिया हो तो डायरेक्ट तो फिर इन सबकी जरूरत नहीं। और ऐसे अगर लायबिलिटी हुई तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग लायबिलिटीज इस तरफ लिख दोगे आप, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, क्रेडिटर्स हो, इस तरीके की।
अब इसके बाद पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये तो ओपनिंग हो गई, चलो मान लो 1 अप्रैल की बात हो गई, ठीक है। डेट वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी में डेट दियो तो बनाना, अदरवाइज डेट कभी नहीं देते हैं वो लोग। तो ये बिल्कुल डेटर अकाउंट की तरह है, ठीक है। याद करो, अच्छा डेटर अकाउंट का फॉर्मेट याद करो थोड़ा सा। तो डेटर अकाउंट में हम ओपनिंग लिखते थे, फिर क्रेडिट सेल लिखते थे, इतना पैसा लेना है, ये पुराना है ये नया, जो देता जाता था वो हम इधर लिखते थे, बेड डेट्स इधर लिखते थे, रिटर्न कर दिया गुड्स इधर लिखते थे, ठीक है, डिस्काउंट दिया तो इधर लिखते थे, और बचाओ बैलेंसिंग फिगर। सेम वही है, आप भी अपना ब्रांच को डेटर मानो, तो आपको एक तो ये पैसा लेना पुराना, उसके पास जो जो पड़ा हुआ है वो सब आपका है, आप उसका फर्नीचर, उसने कोई एडवांस पेमेंट किया, उसके पास पेटी कैश है, उसके कोई डेटर्स है, उसके पास कोई स्टॉक, सब आपका है। और अगर उसकी लायबिलिटी तो वो भी आपकी, तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, असेट डेबिट बैलेंस, है ना। अब पहला ट्रांजेक्शन होगा कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करेगा, क्या करेगा, सेंड गुड्स सेंड। तो पर्सनल अकाउंट बना रहा हूं, क्या रूल होगा पर्सनल अकाउंट में, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच। जर्नल एंट्री क्या हो गई, डेबिट द रिसीवर, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, गुड्स गया, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किस प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर, या इनवॉइस प्राइस पर भी लिख सकते हो। इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अंतर समझते हो आप लोग। इनवॉइस प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस कुछ परसेंटेज जोड़ लें तो इनवॉइस प्राइस बन जाती है, यानी 100 रुपए में 20 रुपए जोड़ दिए मान लो, तो 120 रुपए इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट पे लिखोगे तो 100 रुपए पे लिखना, लेकिन अगर यहां पे आपने इनवॉइस प्राइस लिख दिया 120, तो फिर इसकी लोडिंग आपको इधर रिवर्स करना पड़ेगी। ऐसे यहां पर भी अगर आपने 120 लिखा है तो इसका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्रेडिट करना पड़ेगा 20 रुपए से। अगर ये इनवॉइस प्राइस पे लिखा है 120 पे, तो 20 इधर करना पड़ेगा, ठीक है। नेट इफेक्ट कॉस्ट आना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल में उन्होंने ऐसे किया है, आपको कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इधर पूरा इनवॉइस प्राइस लिखी हुई मिलेगी यहाँ पे, और इसकी लोडिंग इधर लिखी हुई मिलेगी, इसका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इधर लिखा हुआ मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इधर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करवाता हूं, आंसर सेम आएगा दोनों से, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए गुड्स से रिलेटेड जो भी बात होगी गुड्स की, वो मैं कॉस्ट वर्ड लिखूंगा, ठीक है। ये एंट्री होगी। फिर क्या होगा आगे, फिर एक और चीज हो सकती है कि वो ब्रांच, वो एजेंट थोड़ी ना आपका, वो ब्रांच है। जैसे एसबीआई का ब्रांच, तो ब्रांच मैनेजर को सैलरी कहां से आती होगी, हेड ऑफिस से आती होगी। तो ऐसे हमने जिसको ब्रांच बनाई है, उस ब्रांच के प्रेमाइसेस का रेंट, उसके एम्प्लॉय की सैलरी, वहां के जो एक्सपेंसेस हैं, लाइट के बिल, वो ब्रांच मैनेजर अपनी ओर से थोड़ा ना देगा, तो वो पैसा भी हमें भेजना पड़ेगा। तो कैश रेमिटेंस करो आप। अब कैश रेमिटेंस करोगे, ठीक है, एचओ ने ब्रांच को कैश रेमिट किया, तो अगेन रिसीवर कौन हुआ, ब्रांच, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट कैश गया हमारे पास, हम एचओ है। और दो ही चीज सबसे आ जाएगी, गुड्स और कैश आएंगे भी, दो ही चीज, वो गुड्स रिटर्न करेगा या कैश देगा, तो ये दो ही ट्रांजेक्शन में है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो यहां पर मैं लिख दूंगा या तो टू कैश या बैंक लिखना वैसे आजकल, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस आजकल उसी से होते हैं। ये क्या है, रेमिटेंस बाय एचओ टू ब्रांच। हो सकता है या नाम दियो फॉर सैलरी, फॉर रेंट, फॉर फर्नीचर परचेज, फॉर एनी अदर आइटम्स, तो आपको वो सारी चीजें यहां पर इनर कॉलम में लिख सकते हो, लेकिन यूं मत कर देना कि टू सैलरी, ऐसा मत कर देना। ऐसा कर दिया तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। मैं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहा हूं, इसलिए टू सैलरी मत लिख देना। अगर उसने सैलरी के लिए खर्चा भेजा है तो 1000 रुपए की सैलरी, रेंट के लिए 1000 तो 1000 रुपए, 2000 ऐसे लिखो। यानी एंट्री तो बैंक की हुई, एंट्री सैलरी की नहीं हुई, एंट्री बैंक की हुई। बट किस किस चीज के लिए खर्चा भेजा वो सब आप टोटल लगा के बाहर लिखते हो।
असेट खरीदने के लिए भी पैसा भेज सकता है, फर्नीचर के लिए भेजे 50,000 रुपए, तो 50 और 2 52,000 रुपए बाहर लिखती है। ठीक है, तो आपको मेन एंट्री क्या किया आपने, समझ में आई बात आपको? पर्सनल अकाउंट का ये नेचर होता है, पर्सन से जो ट्रांजेक्शन होता है, जो लेन देन, बस वो लिखा जाता है। तो 3 चीज इधर याद रखना है, और इन तीनों का रिवर्स इधर। मैं आपको दोनों तरीके से समझा, लॉजिक भी समझा रहा हूं, कंसेप्ट भी समझा रहा हूं कि कैसे एंट्री बन रही है, और इजी वे भी बता रहा हूं कि आप इसको इजीली कैसे याद रख सकते हो। 3 तो ये हो गए। अब इनका रिवर्स। अब ब्रांच आपको क्या देगी, ब्रांच आपको क्या देगी? तो नंबर 1, हमने गुड्स एचओ को, ब्रांच को भेजा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो हमने उनको गुड्स सेंड टू ब्रांच हमने भेजा था, फिर वो क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। किसको बेचेंगे? कस्टमर को, या तो कैश में या क्रेडिट में, उधारी में। ठीक है ना? अब इनको कैश कलेक्शन होगा कैश सेल से और क्रेडिट सेल से। ये सारा पैसा ये रख लेंगे क्या? नहीं, ये सारा पैसा ही किसको रेमिट कर देंगे? हेड ऑफिस को। तो अब इसका अपोजिट, इसका उल्टा यहां पर लिख देते हैं, बाय बैंक। ये रेमिटेंस है किसके द्वारा? रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच टू एचओ रेमिटेंस। या तो ये फिगर डायरेक्टली दिया हुआ होगा आपको, और अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये फिगर नहीं दिया डायरेक्टली, तो फिर हम इसका वर्किंग नोट बना के ला सकते हैं। यही वर्किंग नोट बना देंगे, एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे वर्किंग नोट। अब ये सोचो जरा, इमेजिन करो कि ब्रांच कौन सा पैसा हमें भेजेगा? वो ब्रांच मैनेजर अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो जो उसके पास आएगा वो देगा ना। तो उसके पास कहां कहां से पैसा आता है? एक तो कैश सेल से पैसा आता है, एक आता है उसके पास कैश सेल से पैसा, कैश सेल से। दूसरा किससे आता है उसको? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो उन्होंने क्रेडिट सेल की। हमें क्रेडिट सेल नहीं लिखना, ध्यान रखना, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, इसमें सेल नहीं लिख रहा हूं मैं। उसने कितने सेल की उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो उसको डेटर माना था, हमने जो जितना गुड्स भेजा वो पूरे पैसे चाहिए, हमने तो उस पूरे को सेल मान लिया था, तो हमने तो पूरा ही डेबिट कर दिया, पूरे पैसे चाहिए हमें उससे। अब वो उस गुड्स को कैसे बेचता है वो जाने, बेच के जो पैसा कलेक्ट करते आएगा वो हमें देते आएगा। तो एक तो कैश सेल से पैसा आएगा, और एक आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कभी कभी एक्सेप्शनली इंश्योरेंस क्लेम का पैसा भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखेंगे। लेकिन इन दो का तो जनरल है कि ब्रांच के पास दो पैसा, जो दो कलेक्शन आते हैं वो किसको रेमिट कर देता है? एचओ। इसमें से हो सकता है ब्रांच अपने खुद के ऑन एक्सपेंसेस जो खुद ने अपनी जेब से किए हो, इनमें से वो माइनस कर दे। तो इस तरीके से भी आप कैश रेमिटेंस निकाल सकते हो। लेकिन अगर ब्रांच एक्सपेंसेस अलग से दिए क्वेश्चन में, एचओ ने भेज दिए पैसा, तो आप खर्चा उसमें से करो ना, इसमें से क्यों कट कर? इसलिए क्वेश्चन में ऊपर टॉप पर ढंग से लिखा हुआ रहेगा कि ऑल कैश कलेक्शन एट ब्रांच रेमिटेड टू एचओ एंड ऑल एक्सपेंसेस एट ब्रांच रेमिटेड बाय एचओ टू ब्रांच। तो रेमिटेंस ढंग से पढ़ लेना, कौन किसको दे रहा है ना। इसलिए जनरली एक्सपेंस यहां नहीं आएंगे, वो एक्सपेंस अलग से रहेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे इसका अपोजिट, गुड्स सेंड, हमने गुड्स भेजा था उनको, अब वो रिटर्न भी तो कर सकते हैं, गुड्स रिटर्न भी तो कर सकते हैं। तो गुड्स जब रिटर्न आएगा तो हमारे पास आएगा, तो पहले एंट्री समझ लो आप, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू ब्रांच क्रेडिट द गिवर, कौन है? ब्रांच। तो यहां मैं एंट्री कर देता हूं बाय गुड्स रिटर्न अकाउंट, बाय ब्रांच टू एचओ, और अच्छा ब्रांच ने एचओ को रिटर्न किया होगा, बिल्कुल सही बात, ये आपने यहां लिख दिया। लेकिन थोड़ा सा ऐसा सोचो कि ब्रांच ने कस्टमर को बेचा होगा, और कस्टमर डायरेक्ट एचओ को भी तो रिटर्न कर सकते हैं, हो सकता है।
तो एचओ तक तो आया ना गुड्स है ना, हम तक तो आया, हम एचओ है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और हम कस्टमर को नहीं जानते, हमारी बुक्स में कस्टमर का अकाउंट नहीं खुला हुआ है। मैंने राम श्याम मोहन सोहन का अकाउंट खोला क्या? नहीं। मेरे लिए तो सबका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ब्रांच। तो मैं तो ब्रांच ही करूंगा ना क्रेडिट। तो एचओ के पास अगर ब्रांच से आए तो भी यही लिखना है आपको, डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर, डायरेक्ट बाय कस्टमर, तो भी यही लिखना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट बाय कस्टमर होगा तो भी आपको यही लिखना है। कौन सी प्राइस पे लिखना है? कॉस्ट, क्योंकि ये भी गुड्स है। लेकिन एक रिटर्न और होगा कि कस्टमर ने पहले ब्रांच को रिटर्न किया होगा, फिर ब्रांच ने एचओ को रिटर्न किया होगा। तो कस्टमर ने जो ब्रांच को रिटर्न किया है उसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। वो कस्टमर ने ब्रांच को किया, कस्टमर ने ब्रांच को किया, हम तक कहां आया? हम क्यों एंट्री करें उसकी? हम तो वही ट्रांजेक्शन करेंगे जो हम तक आए। ब्रांच से आए, हम तक आए तो करें ना हम एंट्री। डेबिट वर्ड कम से आपके पास आए तो करो ना एंट्री। तो इस वाले रिटर्न की एंट्री यहां नहीं होती है। कहां होती है बाद में बताऊंगा। ठीक, ये अकाउंट एच और ब्रांच का अकाउंट है, तो जो एच और ब्रांच में लेन देन होगा बस वो यहां लिखेंगे। क्लियर बात? तो इस तरीके से आप देखो ध्यान से, तो इसका रिटर्न इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, और ओपनिंग बैलेंसेस का अपोजिट क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी, यही स्टॉक, यही डेटर्स, यही कैश, पेटी कैश, फर्नीचर हो तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन लेस करके सारी चीजें आप यहां लिख दोगे। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो तीन चीज यहां और तीनों का रिटर्न यहां। ऐसे लायबिलिटी ओपनिंग इधर लिखी थी, तो हो सकता है क्लोजिंग में भी लायबिलिटी हो, तो क्लोजिंग की लायबिलिटी जो है वो हम इधर लिख देते हैं, क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग लायबिलिटी यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स रहे हो, वो भी इधर लिख देंगे। तो वैसे ब्रांच का ये वाला फॉर्मेट तो बहुत ज्यादा इजी है, और सही में बताऊं तो दो ही ट्रांजेक्शन मेन हुए हैं। एक हमने गुड्स भेजा और कैश भेजा, उन्होंने भी गुड्स भेजा और कैश भेजा, दो ही बात है। बाकी तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि ट्रांसफर एंट्री आएगी एप्लीकेशन में, ट्रांसफर बाय वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। हो सकता है आपकी ब्रांच इंदौर में भी हो, उज्जैन में भी। तो क्या करोगे आप ऐसा करोगे कि आप एचओ हो, इंदौर वाले ने उज्जैन वालों को, उज्जैन वाले ने इंदौर वालों को गुड्स भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। अकाउंटिंग आप कर रहे हो क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है, तो आपके लिए वो दोनों पर्सन है। पर्सनल अकाउंट खोले आपने, ब्रांच अकाउंट, उज्जैन ब्रांच अकाउंट, इंदौर ब्रांच अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा। यानी अगर हमारे पास रिसीव हुआ है तो डेबिट कर देते हैं, अगर हम रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे। तो ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच डेबिट कर देंगे, और अगर हम गिवर हैं तो ट्रांसफर टू अदर ब्रांच क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से ये रेयर केस में होगा, बट हो सकता है। और लास्ट, अब ये सब कंप्लीट करने के बाद लास्ट जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे यहां से जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरफ आए तो लॉस, इस तरफ आए तो प्रॉफिट, तो यहां से हम वहां ट्रांसफर कर देंगे जनरल पेन। ऐसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से सभी ब्रांच का प्रॉफिट जनरल पेन में जाता है, वहां कंसोलिडेटेड हो जाता है। बट आप देखो कितने अच्छी मेथड बनाई है कि पर्सनल अकाउंट में प्रॉफिट निकाल दिया, पर्सनल अकाउंट में प्रॉफिट, जबकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल में प्रॉफिट आता है। बट ये मेथड की खास बात है, प्रॉफिट असर्टेन बाय डेटर मेथड, इसीलिए इसको बोलते हैं। यहां मैंने कहीं एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं किया, आप देखो सैलरी डेबिट की क्या, कहीं बेड डेट्स डेबिट किए क्या, कहीं नहीं, करना ही नहीं, क्योंकि उसमें दिया हो तो भी नहीं करना है। आपको तो रेमिटेंस से मतलब है, रेमिटेंस जितना दिया वो करेंगे हम डेबिट, वो फॉर एक्सपेंसेस दिया हो या कुछ भी दिया हो। तो सैलरी लिखना जरूरी नहीं है, टू बैंक लिखना जरूरी है। ठीक, ये कंसेप्ट है अल्टीमेट।
ये सब डायग्राम वगैरह ये सब लिख के रख लेना। मैंने पूरा फॉर्मेट जर्नल एंट्री सहित समझाया है, रटना नहीं है, कंसेप्चुअल समझना। और पर्सनल अकाउंट का रूल तो बचपन में यानी कॉमर्स का बचपन 11th क्लास में समझा दिया जाता है। बहुत सिंपल सी बात डेबिट क्रेडिट वाली। ये मेन अकाउंट है, इसके सपोर्टिंग 2 अकाउंट और बनते हैं जो वर्किंग नोट होते हैं। मेन ये है, जिससे अगर मान लो क्वेश्चन में स्टॉक का बैलेंस नहीं दिया आखिरी या डेटर का बैलेंस, 2 बैलेंस मेन होते हैं, तो आपको एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिर्फ वर्किंग नोट के लिए, डेटर कैलकुलेट करने के लिए। आप देखो डेटर में आपको खास कौन कौन सी एंट्री की जरूरत पड़ती है। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। डेटर के 2 पॉइंट आए थे और तीसरा पॉइंट था डेटर का कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्रेडिट सेल नहीं आया, कहीं बेड डेट्स नहीं आया, ठीक है, ये वाला गुड्स रिटर्न भी नहीं आया, डिस्काउंट नहीं आया। तो डेटर से रिलेटेड सिर्फ 3 बात याद रखोगे। ओपनिंग क्लोजिंग डेटर इजीली याद आ जाएंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर जरूरी। तो 3 पॉइंट में से अगर कोई मिसिंग है तो आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से कलेक्शन या क्लोजिंग डेटर्स निकालना पड़ेंगे, तब आपका अकाउंट बन पाएगा। ठीक है, क्रेडिट सेल नहीं दियोगे चलेगा क्वेश्चन में, लेकिन ये होना जरूरी है, इसके बिना आपका अकाउंट मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस स्टॉक में आप देखो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड जरूर होगा क्वेश्चन में। एक बार गुड्स रिटर्न होना जरूरी नहीं है, ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, लेकिन गुड्स का कौन सा पॉइंट मेन है, गुड्स सेंड। गुड्स भेजा ही नहीं होगा तो ब्रांच ने साल भर में एक्टिविटीज क्या की होगी, क्या बेचा होगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर मिसिंग है क्वेश्चन में या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है क्वेश्चन में, तो आपको स्टॉक अकाउंट बना के वो लाना पड़ेगा, तो ही आपका क्वेश्चन हो पाएगा। दूसरी बात, मैंने आप देखो ध्यान से, स्टॉक गुड्स वाली बात है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, 4 तो ये, और ट्रांसफर के केस में ये 6 पॉइंट जो है, इन 6 पॉइंट में गुड्स था, गुड्स आना जाना, तो उन सब जगह मैंने कॉस्ट 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 लिखा। स्टडी मटेरियल में हो सकता है आप जब क्वेश्चन करें तो कुछ जगह पर यहां पर इनवॉइस प्राइस लिखी हुई मिल सकती है, 120 रुपए लिखे हुए मिल सकते हैं, यहां पर भी 120 रुपए लिखे हुए मिल सकते हैं, यहां पर भी 120 लिखे हुए मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। आप 120 इधर लिखो और इसकी लोडिंग इधर लिखो, 120 इधर लिखो और इसका स्टॉक रिजर्व इस तरफ लिखो, इसमें भी अगर 120 लिखे तो इसका भी स्टॉक रिजर्व इधर लिखो। ऐसे हर चीज को अपोजिट करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यह है कि आप हर जगह क्या लिखना, कॉस्ट लिखना, और ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में कि फिगर दिए क्या है। अगर क्वेश्चन में यह लिखा है कि हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस सो एंड सो परसेंटेज, इट मींस इनवाइस प्राइस पे गुड्स सेंड करता है, तो नीचे जितने भी प्राइस दिए समझ जाना इनवाइस प्राइस ही। कॉस्ट होगी तो लिख देंगे ब्रैकेट में, अदरवाइज जनरल एजम्पशन आपका क्या रहेगा, सारी प्राइस जो नीचे दिए गुड्स की वो इनवाइस ही है, इसका मतलब उसको कन्वर्ट करना ही है। आते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर, और इसका स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट भी मैं उसी क्वेश्चन के साथ समझा देता हूं आपको, या फिर वैसे अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हमेशा होमवर्क रहा, तो क्यों ना इस बार भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होमवर्क रखते हैं। देखते हैं आप बिना मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए सिर्फ फॉर्मेट बेस पे आप कितना कर पाते हैं। तो मैं करवाता हूं आपको अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन अगर करवाना है तो मुझे पहले ये समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये भी समझाता हूं आपको। ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट मेमोरेंडम इसलिए क्योंकि वर्किंग नोट है ये, ओरिजिनल कोई डबल इफेक्ट वाला नहीं। हम एचओ की बुक्स बना रहे हैं तो एचओ की बुक्स में हमने ब्रांच को डेटर मान लिया, हमें उस समय मतलब नहीं वो किसको भेजता है, हमारे लिए तो ब्रांच ही कस्टमर है, हमने तो ब्रांच को गुड्स भेज दिया, अब ब्रांच से पैसा लेना है बस। ब्रांच किस किस को भेजता है, 10 15 20 डेटर हैं, तो उनका अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, इसलिए हम हमारी बुक्स में ब्रांच के डेटर का अकाउंट नहीं खोलते हैं। लेकिन पता तो लगना चाहिए कि ब्रांच का है कितने, कंट्रोल तो हमारा है, इसलिए हम मेमोरेंडम अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल एंट्री नहीं, कोई डबल इफेक्ट मत सोचना कि इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा सर। तो डेटर अकाउंट में जनरली क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस आता है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, और डेटर्स में क्या आता है, क्रेडिट सेल, आप सब जानते हैं। इस तरह और क्या आएगा, तो कलेक्शन, कैश या चेक से आए, डिस्काउंट देंगे हम उनको, बेड डेट्स हो सकते हैं, गुड्स रिटर्न हो सकता है।
अच्छा, ये रिटर्न कौन सा वाला है? ये रिटर्न वो है जो कस्टमर ने किसको किया? ब्रांच को, बस वो वाला रिटर्न है। ये वो रिटर्न है कस्टमर ने ब्रांच को किया, ये हो सकता है। उसके बाद बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस। तो डेटर अकाउंट हमने सिंगल एंट्री में बहुत बार पढ़ा, कोई नहीं बात नहीं। तो अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट या बेड डेट्स दिया हुआ है या रिटर्न दिया हुआ है तो वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है, वो सीधे यहीं पर आता है। इसी के काम की चीज है। ये एक फिगर कैलकुलेट करना था, ये फिगर हमें आ गया और हम इसको ब्रांच अकाउंट में लिख देंगे। ऐसे स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसको ब्रांच के नजरिए से बनाओ कि ब्रांच के पास गुड्स आता कहां से? रियल अकाउंट है, डेबिट डॉट कॉम से। तो ब्रांच के पास गुड्स कहां से आता है? तो ब्रांच के पास ओपनिंग में होगा। ब्रांच के पास गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से आता है। ब्रांच के पास और कहां से आता है गुड्स? तो ये जो रिटर्न किया कस्टमर ने ब्रांच को, ये भी ब्रांच के पास आया ना, रिटर्न बाय कस्टमर। रिटर्न बाय कस्टमर यानी रिटर्न इनवर्ड। और अगर किसी और ब्रांच से ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच। ये 4 तरीके होते हैं गुड्स आने के। अब ब्रांच के पास से गुड्स गया कैसे कैसे सोचना चाहिए ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्रांच ने सेल किया होगा तो गया, कैश भी और क्रेडिट सेल भी, दोनों में गुड्स जाता है ना, दोनों लिखेंगे। फिर और कैसे गया? तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, रिटर्न टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने किसी को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू अदर ब्रांच। हो सकता है गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस है शॉर्टेज, शॉर्टेज इधर लिखेंगे। और सरप्लस अगर है तो इस तरफ लिखेंगे, सरप्लस ऑफ गुड्स। ठीक है, सरप्लस शॉर्टेज समझते हो कि खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ। सरप्लस कैसे आता है? तो बहुत सारे रीजन हो सकता है सरप्लस के। एक रीजन तो यह हो सकता है कि काउंटिंग गलत की थी आपने माल मंगवाया था 1000 और आ गया था वो 1050, तो बाद में जब ईयर एंडिंग में स्टॉक गिरने लगे तो ज्यादा निकल गया। या ऐसा भी हो सकता है कि याद करो मैंने डिपार्टमेंट में आखिरी क्वेश्चन किया था अपने मार्कअप का, कि गुड्स तो था 100 रुपए का और बेच दिया 110 में, तो 10 रुपए से ज्यादा हो गया ना सरप्लस। तो ये सरप्लस वो है, क्योंकि ये पूरा अकाउंट कौन सी प्राइस पे बनेगा? इनवाइस प्राइस। इसमें कुछ भी कॉस्ट मत लिखना, हर चीज इनवाइस 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 प्राइस पे लिखना, हर चीज इनवाइस प्राइस पे लिखेंगे। अगर कॉस्ट पे दी भी है तो उसको इनवाइस में कन्वर्ट करके लिखना। तो अल्टीमेट आखिरी क्लोजिंग बैलेंस भी जो आएगा वो भी कौन सी प्राइस पे आ जाएगा? वो भी इनवाइस प्राइस पे आ जाएगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा एट इनवाइस प्राइस। फिर इसको हम ब्रांच अकाउंट में ले जाएंगे कॉस्ट पे कन्वर्ट करके। ये कंसेप्ट रहेगा। तो ये मैंने बता दिए, तब हम जाके सेकंड क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट मैंने कहा आप करके देखना, बहुत सिंपल है, एक ही ब्रांच का और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता था मैं, बहुत दिन हो गए थे, वो परंपरा भूल गए थे हम। शुरू करते हैं वापस से। सेकंड क्वेश्चन, इसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे इसलिए करवा रहा हूं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी है, उसमें से स्टॉक भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है वहां पर, आपको सिर्फ पुट करना है ब्रांच अकाउंट में, कोई झंझट नहीं। लेकिन यहां पर स्टॉक अकाउंट भी बनाना सिखा देता हूं मैं आपको। तो यहां लिखा हुआ है कलिको प्रिंटर्स ओपन अ शॉप एट दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2001। दिल्ली में, इसमें मैंने लिख दिया दिल्ली ब्रांच अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2001। तो जब नई ब्रांच रहेगी, ओपन अ ब्रांच ऐसा लिखा है, इसका मतलब समझ जाना ओपनिंग बैलेंसेस नहीं रहेंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस इसमें नील रहेंगे, ध्यान रखना, कोई मिसिंग फिगर नहीं है। जब लिखा ही ओपनिंग तो ओपनिंग नील रहेगा, न्यू ब्रांच। लेकिन ये क्वेश्चन 2 साल का है, आप देखेंगे नीचे लिखा है और गुड्स वर इनवाइज्ड एट सेलिंग प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय एडिंग 25% टू कॉस्ट। ये पढ़ लेना अच्छे से कि कॉस्ट पर 25 बोला है या सेलिंग प्राइस पर 25 बोला है। तो एडिंग 25% टू कॉस्ट मींस कॉस्ट पर 25% है। तो 100 रुपए की कॉस्ट मान लेता हूं, 25 रुपए का लोडिंग मान लेता हूं, तो 125 रुपए मेरी इनवाइस प्राइस हो गई। अब फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1, 2 एंड 2, 3, 2 साल के फिगर दिए। तो पहले साल तो ब्रांच नहीं है क्योंकि 1, 2 में,
तो इधर ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेंगे, ठीक है, यहां ओपनिंग बैलेंसेस नहीं रहेंगे, लेकिन जो इसके क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे वो इसके ओपनिंग हो जाएंगे ना। तो डबल ईयर वाले क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन फिर होमवर्क है आपके लिए, थर्ड नंबर, आगरा और कानपुर। ये दो ब्रांच का क्वेश्चन है, एक आगरा और एक कानपुर। आगरा कानपुर, ये दो कॉलम ऐसे बनाना, आगरा और कानपुर। तो अब ऐसा मत करना कि आगरा का क्लोजिंग कानपुर का ओपनिंग हो जाए। ये ओपनिंग क्लोजिंग क्यों हो रहा है? 2 साल का क्वेश्चन है, इसलिए एक पीरियड का क्लोजिंग दूसरे पीरियड का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। क्या क्या फिगर दिए हुए देखते जाते हैं वन बाय वन। और आप पूरा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पढ़ेंगे तो कैसे पहचानेंगे कौन सी मेथड का है। तो आप देखें कि अक्सर वो लोग आपको इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर वो आपको लिख देंगे प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। एक अकाउंट पूछे समझ जाना कि ये डेटर मेथड। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ जाना फाइनल अकाउंट मेथड है। और स्टॉक डेटर मेथड में तो ढेर सारे अकाउंट पूछेंगे, अपना आप वैसे ही क्लिक हो जाएगा, वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको कौन कौन से। वहां तो बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। तो जब एक ही अकाउंट बोले प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, इट मीन समझ जाना कि वो डेटर मेथड है। ये तो सपोर्टिंग वर्किंग नोट है, तो मेन एचओ की बुक्स में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, लिखते जाते हैं। स्टार्टिंग इसलिए आप पहले ये अकाउंट पूरा कंप्लीट करा करो, ये बाद में करना। इसके लिए डबल क्वेश्चन पढ़ लेंगे चलेगा, क्वेश्चन हमेशा छोटे ही होते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवाइस प्राइस, तो फिलहाल ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां तो नहीं होगा, लेकिन यहां आ सकता है, इसलिए उसके लिए जगह छोड़ देता हूं मैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,40,400 रुपए, 1,40,400 रुपए 1,40,400 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1,12,320 रुपए। कॉस्ट बदल दी मैंने। कॉस्ट कैसे बदल दी? तो इस तरीके से कि 1,40,400 जो है वो इनवाइस प्राइस पर है, वो 125 है, तो 100 पे कितना? या फिर ऐसा करोगे 1,40,400 यहां लिखो और इसकी लोडिंग यानी 25 वाला जो हिस्सा है वो निकाल के अपोजिट साइड में लिखो, लोडिंग ऑन गुड्स सेंड, तो भी हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आप सबसे बड़े तरीके ये इजी 100 कर दो, कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे में नेक्स्ट 265,200 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, ये हो गया आपका 2,12,160। सेल्स, कैश सेल्स यहां लिखते हैं क्या? सेल्स तो हम यहां लिखते ही नहीं, सेल्स तो हम यहां लिखते ही नहीं है, ना कैश सेल्स लिखते हैं ना क्रेडिट सेल लिखते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहां मैंने आपको रेमिटेंस लिखाया था, बाय कैश या बाय बैंक। रेमिटेंस कौन सा वाला? बाय ब्रांच टू एचओ, जो ब्रांच एचओ को भेजती। तो आपका क्वेश्चन एक बार पढ़ा हुआ रहेगा हमेशा। अगर क्वेश्चन में रेमिटेंस डायरेक्ट नहीं दिया हो तो मैंने आपको निकालने का तरीका बताया है कि आप इसके लिए क्या वर्किंग नोट यही करना है आपको हमेशा, कि जितनी भी कैश कलेक्ट हुआ होगा वहां कैश सेल्स, वो पैसा उन्होंने हमें भेज दिया होगा। तो कैश सेल्स 50 और 80, 50,000 और 80,000 में इसलिए लिख रहा हूं। बाय कैश सेल्स मत लिख देना, बाय कैश ही है, पैसा कैश रेमिटेंस है, सेल्स नहीं। क्रेडिट सेल तो यहां लिखते ही नहीं। क्रेडिट सेल तो हम कौन सा अकाउंट में लिखते हैं? डेटर के अकाउंट में लिखते हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स तो हम डेटर के अकाउंट में लिखते हैं। क्रेडिट सेल कितनी? 70 और 1,60,000, 70,000 यहां और 1,60,000 रुपए यहां। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से रिसीव्ड हुआ, तो मैंने आपको यहां लिखवा रखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जगह का मैं इसको थोड़ा बारीक लेटर में लिख रहा हूं, आप जूम करके ढंग से देख लेना। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यहां आएगा, क्योंकि क्यों आएगा यहां? क्योंकि उन्होंने जो रेमिटेंस दिया होगा वो पैसा दिया होगा जो उनके पास आया। तो उनके पास दो तरीके से पैसा आता है, एक कैश सेल्स और एक डेटर्स से कलेक्शन। 62,400 और 151,400।
ये एक जगह और आएगा, डेटर अकाउंट में भी आएगा ना कैश कलेक्शन। अगर आप हैंड टू हैंड साथ में लिख सके तो ही लिखना, वरना मैंने कहा कि पहले आप एक अकाउंट बना ले वो वाला, ये जरूरी है, इसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर वो बाद में बना लेंगे हम डबल पढ़ के। तो यहां ये दो चीज आती, इस तरीके से रेमिटेंस आया था। अगर रेमिटेंस का फिगर डायरेक्ट दिया होता तो फिर मैं ये नहीं लिखता। फिर आपका डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं, इसलिए डिस्काउंट बेड डेट्स यहां नहीं आएंगे। डिस्काउंट बेड डेट सीधे आप डेटर के अकाउंट में लिख सकते हैं, डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड 1600 और 2600, 1600 रुपए और 2600 रुपए। फिर कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एग्जाम्पल, ये टू ब्रांच मतलब एचओ ने ब्रांच को भेजी, तो एचओ ने ब्रांच डेबिट द रिसीवर, ब्रांच को तो मिला ना डेबिट द रिसीवर। ये वाला रेमिटेंस है, ये हमने यहां पर, ये बाय एचओ टू ब्रांच रेमिटेंस, ये वाली मैंने फॉर्मेट में आपको लिखा है, आप ढंग से पढ़ लेना, बहुत इजी, उस एनालिटिक्स समझ जाओ। डेबिट द रिसीवर, यहां उसने हमें वो भेजी थी, तो क्रेडिट द गिवर। कितना? फॉर रेंट फॉर सैलरी, तो मैंने कहा था हम एक्सपेंडिचर की एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनर कॉलम में आप लिख सकते हो रेंट कितना, सैलरी के लिए कितना पैसा दिया, लेकिन टू रेंट या टू सैलरी मत लिख देना। 1200 और 1500 रुपए, फिर 6000 और 8000 रुपए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस 800 और 1000, 800 और 1000 सन्ड्री एक्सपेंसेस। फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी भी हो सकता था, पैसा किसी भी चीज के लिए भेज सकते हैं। आपको किसके लिए भेजा वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितना भेजा वो इंपॉर्टेंट है, तो इतना पैसा भेजा। फिर क्या लिखा हुआ है, डिफेक्टिव क्लॉथ फाउंड इन बेल्स रिटर्न ऑफ, डिफेक्टिव गुड्स मींस लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स मैंने कहा फिर यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग पीएनएल नहीं है, नॉमिनल नेचर का नहीं है, तो लॉस प्रॉफिट यहां नहीं आते। कहां आते हैं? उनका रेस्पेक्टिव अकाउंट, जैसे डिस्काउंट इसके अकाउंट में आया, इसी लॉस स्टॉक का लॉस है, तो स्टॉक का लॉस तो यहां आएगा ना, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव गुड्स कितना? 200, सॉरी डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न ऑफ 200 रुपए, 200। सरप्लस होता तो इधर लिख देता, शॉर्टेज है तो इस तरफ, ठीक है। तो अगला थर्ड क्वेश्चन में सरप्लस आएगा, सरप्लस इधर लिखोगे, शॉर्टेज इस तरफ लिखोगे। स्टॉक एट द एंड, 31 मार्च को स्टॉक, एक में क्वेश्चन मार्क है, जो कि स्टॉक दिया है बैलेंस सीडी, कौन सी प्राइस पर लिखा नहीं। तो मैंने कहा था क्वेश्चन में अगर ऊपर लिख दिया कि गुड्स सेंड टू ब्रांच एट सो एंड सो परसेंटेज, इट मींस अंदर अगर जितनी प्राइस दी वो इनवाइस प्राइस है, अगर कॉस्ट होगी तो वो लिख देंगे, तो इनवाइस मानो आप इसको, तो इनवाइस प्राइस है ये 47,800, 47,800। बट इस तरफ क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब मिसिंग है, नील नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके को फॉर्मेट अच्छे से आ गया है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो आप इस तरीके से 1 बाय 1 पढ़ते चले जाएं। ये अकाउंट पहले कर लें, इस अकाउंट में 3 चीजें ही मेन आएगी, ओपनिंग आएगा, गुड्स सेंड आएगा, कैश रेमिटेंस आएगा, फिर उधर से कैश रेमिटेंस आएगा फ्रॉम ब्रांच, और गुड्स रिटर्न आएगा। रिटर्न इस क्वेश्चन में आया नहीं है ना, ये तरीका रहेगा। ट्रांसफर वो भी इस क्वेश्चन में नहीं आया, जनरली नहीं आएगा, मैंने कहा भी था आपसे। फिर इसी क्वेश्चन को डबल पढ़ के ये अकाउंट बना सकते हो आप, डबल से पढ़ते हैं आप, इनसे रिलेटेड बात पढ़ते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच के पास आया, ओपनिंग की जगह छोड़ के। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से गुड्स आया, कितना है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, और ये पूरा इनवाइस प्राइस पे बनता है, एट इनवाइस प्राइस, इसलिए ये इनवाइस प्राइस पे लिखूंगा मैं 1,40,400, और दूसरे का 2,65,200। सेल्स, सेल्स से गुड्स जाता है, सेल्स मैंने फॉर्मेट में आपको इस तरफ लिखवाई, चाहे कैश सेल्स से जाए चाहे क्रेडिट सेल हो, गुड्स जाता है इसमें। यह रीजन जाने का है, डबल इफेक्ट का नहीं। तो कैश सेल्स 50,000 और 80,000, 50,000 और 80,000। मैं बोलते भी आ रहा हूं, अगर आपको फिगर नहीं दिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख रहे हैं। क्रेडिट सेल 70,000 और 1,60,000, 70,000 और 1,60,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये यहां आएगा, लिख दिया हमने। डिस्काउंट अलाउड, ये भी यहां आएगा, लिख दिया हमने।
रेंट, सैलरी वैलरी यहां नहीं आती, सैलरी यहां नहीं आएगी, रेंट नहीं आएगा, संडे एक्सपेंसेस, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव हमने लिख दिया और क्लोजिंग लिख दी। तो इस तरीके से ये अकाउंट तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, बाद में बना लेना, पहले नहीं, पहले डिस्टर्ब मत करो। अब आप पहले ये अकाउंट क्लोज करो, क्योंकि इनको क्लोज किए बिना फिगर नहीं आएंगे, तब तक वो अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। तो नंबर एक, ओपनिंग बैलेंस की बात करता हूं, तो यहां तो ओपनिंग नहीं होगा क्योंकि नई ब्रांच है। तो 70,000 रुपए लेना थे हमें डेटर्स से, 70,000 रुपए में से इतने अगर इतने हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो 70,000 माइनस ये हो जाएंगे 62,400 माइनस 1,600 यानी 6,000, 6,000 क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये 6,000 का क्लोजिंग बैलेंस यहां का ओपनिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1,66,000, 1,66,000। 1,66,000 लेना थे, 1,66,000 रुपए में से 166,000 माइनस 151,400 माइनस 2600, 12,000 रुपए ये बचे, ठीक है। इस तरीके से ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये क्लोजिंग डेटर्स में यहां लिख दूंगा, क्लोजिंग डेटर्स आप कहां लिखोगे, बैलेंस सीडी। एक तो स्टॉक लिखना रहता है और एक क्या लिखना रहते हैं, डेटर्स। पेटी कैश वगैरह कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, होता तो लिखूंगा पेटी कैश, धीरे धीरे आएगा, आप समझते हैं ना, लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो एक तो ये लिख दिया मैंने, डेटर्स 6,000 रुपए और एक 12,000 रुपए, ठीक है। ये अकाउंट कंप्लीट। तो इसमें हमेशा इतनी चीज आती है, इससे अलग। अब यहां आते हैं, फिर यहीं पर ओपनिंग 0, 1,40,400 का गुड्स आया, बस इतना ही गुड्स था और पुराना नया कुछ भी नहीं था, इसके अलावा कहीं से ट्रांसफर भी नहीं, कहीं से रिटर्न भी नहीं। इसमें से आपने इतना गुड्स बेच दिया, इतना डिफेक्टिव हो गया, तो इतना बच गया क्लोजिंग। कितना क्लोजिंग बैलेंस बच गया, 1,40,400 में से माइनस कर देंगे 1,20,000 माइनस 200, तो 20,200 ये बैलेंसिंग फिगर, 20,200 ये गिवन है, ये तो गिवन फिगर था, क्वेश्चन में दिया था ये तो, ठीक है। ये स्टॉक आ गया, ये स्टॉक जो है ये इसका क्लोजिंग जो है इसका ओपनिंग बन जाएगा 20,200। अब यहां देखते हैं यहां क्या आ रहा है, तो 20,200 प्लस 265,200 माइनस 80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 47,800, इधर उल्टा हो गया, 2,400 रुपए का इधर सरप्लस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो शॉर्टेज और सरप्लस यहां नहीं आती क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है। अगर ये ट्रेडिंग P&L होता तो ये लॉस वहां डेबिट हो जाता और ये सरप्लस वहां क्रेडिट हो जाता, लेकिन ये डिफेक्टिव जितने भी लॉस होंगे या जितने भी सरप्लस होंगे वो यहीं रह जाएंगे, वहां कहीं नहीं आएंगे, वहां बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको वहां जो लिखना है वो अल्टीमेट ये फिगर लिखना है, जैसे इसमें मैंने ये वाला फिगर लिखा, इसमें भी ये वाला फिगर लिखूंगा, लेकिन ये वाला फिगर पूरा किस पे आया हुआ, इनवॉइस प्राइस पे, तो इसको कन्वर्ट करो आप, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। 20,200 जो है वो 125 है, तो 100 कितना, और 47,800 भी ये 125 है, तो 100 कितना, तो इसका कन्वर्टेड फिगर वहां लिखना पड़ेगा 20,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, 16,160 रुपए। ऐसे इसका 47,800 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, ठीक है, 38,240 ये कॉस्ट आपने लिख दी। और अगर आप पूरा लिखते 47,800 तो फिर आपको इसकी लोडिंग यानी 25 वाला जो इनका डिफरेंस जो है वो उस तरफ लिखना पड़ता है, टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग, स्टडी मटेरियल में आपको दिखा कई जगह, ठीक है। तो यहां पर ये जो आया है ये कॉस्ट प्राइस पर आ गया, ध्यान रखना, इसलिए ऐसा किया। अब इस ईयर के जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो अगले साल के ओपनिंग बन जाएंगे ना, तो ये स्टॉक और ये डेटर्स जो हैं यहां तो नील रहेंगे क्योंकि नई ब्रांच थी। ये 16,160 रुपए और ये 6,000 रुपए
ये उधर चलेगा। तो आपका ये अकाउंट कंप्लीट होगा, इसमें क्लोजिंग डेटर्स निकलेंगे, इधर से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, तभी ये अकाउंट कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सुन ली बात। डिफेक्टिव और सरप्लस मैंने कहा वहां नहीं आते, वो यहीं पर रह जाते हैं। अच्छा, फिर भी प्रॉफिट सही कैसे आ जाता है, तो सोचने वाली बात है। डिस्काउंट लिखे बिना क्वेश्चन क्यों हो गया सही, थोड़ा लॉजिक लगाना। देखो, अगर ये डिस्काउंट लेस होने का 6000 आ रहा है, अगर डिस्काउंट नहीं होता तो यहाँ कितने आते, 7600। यहाँ कितने आते, 7600। यानी एक तरीके से 1600 रुपए का डिस्काउंट डेबिट हो तो गया, इन दोनों का नेट होके 6 लिख दिया ना आपने। ऐसे स्टॉक में भी अगर ये 2000, अगर ये 200 नहीं लिखे होते तो ये 20,400 आते, तो हम 20,400 का लोडिंग निकालता, तो ऑटोमेटिक ये बैलेंस नेट लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं इसका मतलब वो चीज डेबिट हो गई ना, तभी तो कम लिख रहे हैं, नेट हो गई। इस लॉजिक पे बनी ये पूरी मेथड। और अब जो आएगा आपका वो कहलाएगा प्रॉफिट, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, इस तरीके से आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। चलिए ये भी कैलकुलेट करके बता ही देता हूं मैं। 1,12,320 प्लस 1200 प्लस 6,800 माइनस 50,000 माइनस 62,400 माइनस 16,160 माइनस 6,000, यानी प्रॉफिट आ गया आपका इसमें 14,240। ठीक है। और दूसरे केस में 16,160 प्लस 6,000 प्लस 2,12,160 प्लस 1,500 प्लस 8,000 प्लस 1,000 माइनस 80,000 माइनस 51,400 माइनस 38,240 माइनस 12,000, तो आगे 36,820, 36,820 ये नेट प्रॉफिट। इसके अलावा भी अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप रेक्टिफाई कर लेना। मेरा मेन मकसद है कंसेप्ट समझाना कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। आप देखो सिस्टमेटिक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूरा रीड किया आपने 5 मिनट में, उसके बाद आप फटाफट पहले ब्रांच अकाउंट की लाइन खींच ले एक पेज पे, दूसरे पेज पर आप वर्किंग नोट बना लो। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये सब एक साथ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डबल इफेक्ट नहीं है, ये मत सोचना एक बार यहाँ आया तो एक बार यहाँ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्किंग नोट है, इसलिए मेरे हिसाब से अलग अलग बनाने में ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर एक साथ करने में हुआ तो हो सकता है कुछ एंट्री भूल जाओ आप। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो ये बनाओ, और एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो डेटा और स्टॉक से रिलेटेड सारे पॉइंट लिख लेना। क्लियर? तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क ये वाला भी करना, क्योंकि डबल ईयर वाला एकमात्र यही क्वेश्चन है अपने पास, और कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टडी मटेरियल में भी डबल ईयर वाला क्वेश्चन शायद नहीं, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन होमवर्क में लिख रहे हैं, और एक ऑप्शनल में लें क्वेश्चन नंबर 5, 5वां ऑप्शनल में आया राम गया राम, नाम बड़ा अच्छा है। ठीक है, सब सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस है, सब क्वेश्चन में डेटर मेथड है, सभी में ब्रांच अकाउंट बनाना, सब में यही बनाना है, एग्जैक्टली सेम। और फिगर भी इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने बड़ा वाला क्वेश्चन करवा दिया, इससे ज्यादा फिगर कुछ नहीं आएंगे। ज्यादा ट्रांसफर आया तो मैंने कहा ट्रांसफर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला कंसेप्ट, आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो, आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। यहाँ ज्यादा से ज्यादा बेड डेट्स और आ सकता है, तो बेड डेट्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ नहीं आता बेड डेट्स। रिटर्न के बारे में बता चुका हूं, एक बार फिर सुन लेना। रिटर्न 3 रिटर्न हो सकते हैं, है ना? क्या क्या 3 रिटर्न हो सकते हैं? हेड ऑफिस, ब्रांच और कस्टमर, ये कंसेप्ट चलता है। तो कस्टमर ब्रांच को देता है, वो वाला रिटर्न तो यहाँ आएगा कस्टमर के अकाउंट में, और ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कस्टमर और ब्रांच की बात है। ठीक, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और कस्टमर रिड्यूस हो जाएंगे। ब्रांच जो एचओ भेजेगा वो रिटर्न यहाँ आएगा, और कस्टमर जो डायरेक्ट भेजेंगे वो यहां पर भी आएगा, और उससे कस्टमर कम भी तो हो जाएंगे, तो यहां पर भी आएगा। तो जो रिटर्न डायरेक्ट वाला होगा वो रिटर्न यहां और यहां आएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये 3 रिटर्न समझ लेना। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ इतने होमवर्क करो, फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।